अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक हाजिर सर्विस आला इंटेलिजेंस अफसर पर मुसलसल संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन पर अपने कत्ल की 2 दफ़ा कोशिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आइंदा हमला करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ ही PTI के खिलाफ कार्रवाइयों के पीछे भी उसी अफसर को करार दे रहे हैं जिस पर पहले इत्तेहादी हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल दिया, फिर इमरान खान ने उनको जवाब दिया और फिर पाक फौज के तर्जुमान का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है जिसमें इमरान खान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और काबिले मजम्मत करार दिया गया है और कानूनी कार्रवाई का भी इशारा दे दिया गया है। हफ्ते को इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में PTI की रैली से खिताब करते हुए नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ऊपर 2 दफ़ा हमला आला इंटेलिजेंस अफसर ने कराया। 2 दफा मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की, तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। इमरान खान के इल्ज़ाम पर इत्तेहादी हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से ट्विटर पर लिखा कि मामूली सियासी फ़ायदे के लिए इमरान नियाज़ी का पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी को धमकियां देना और बदनाम करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। उनकी तरफ से जनरल फैसल नसीर और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। गुज़िश्ता रोज की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुका है। बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत ने जब ये सख्त रद्द-ए-अमल दिया तो इमरान खान भी जवाब देने के लिए सामने आ गए। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट के जवाब में लिखा कि क्या एक ऐसे शख्स जो गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 2 कातिलाना हमलों का निशाना बना के तौर पर मैं शहबाज शरीफ से दर्ज झेल सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ। पहला यह है कि बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे यह हक हासिल है कि मैं उन लोगों को नामजद करूं जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे। मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया। दूसरा सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि फौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकते। अगर इनमें से किसी के बारे में हमारा ख्याल यह है कि उसने कोई जुर्म किया है तो उससे इदारा कैसे बदनाम होता है। इसके अलावा इमरान खान ने लिखा कि मेरा तीसरा सवाल यह है कि कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बावजूद वजीराबाद JIT को सबोताज कर सकता। चौथा सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले वाली शाम ISI ने इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर क्यों पूरी तरह कब्जा कर लिया। ISI के लोगों ने CTD और वुकला का रूप क्यों धार रखा था। इमरान खान के इल्जामात पर अब से कुछ देर पहले ISPR का बयान सामने आया है जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI के हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर बगैर सबूत इल्जामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। मुतल्लिका सियासी रहनुमा झूठे इल्जामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ये मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। ISPR के बयान के मुताबिक 1 साल से वतीरा रहा है कि फौज और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है, सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है। इदारा गलत और बदनीयती पर मबनी बयानात और प्रोपेगेंडा पर कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ISPR की प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मेज़बान काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि ISPR की प्रेस रिलीज की कोई मंतक समझ नहीं आई। मौजूदा अफसरान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप इसमें मुलविस नहीं हैं तो इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान पर गुज़िश्ता साल 3 नवंबर को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में हमला हुआ था। उनके कंटेनर पर फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से PTI के कुछ दीगर रहनुमा समेत खुद इमरान खान भी जख्मी हो गए थे जबकि उनका एक कारकुन जाबाहक हुआ था। उसी वक्त पुलिस ने मुलजिम नवेद को गिरफ्तार कर लिया था जिसने इमरान खान पर हमले की वजह अपने मजहबी जज्बात को करार दिया था। ताहम इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे हैं कि उन पर हमले के पीछे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और आला इंटेलिजेंस अफसर हैं। मगर अहम बात यह है कि 8 नवंबर को ही खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मगर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के ख़त पर कोई अमली कदम नहीं उठाया है और अब इमरान खान ने खुद पर होने वाले हमले और आइंदा भी मुमकिन हमले का जिम्मेदार सिर्फ
एक आला इंटेलिजेंस अफसर को करार दे दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में दावत दी, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद साहब आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर ज़ाहिर है खुद हमला हुआ, आपने अपने हमलावर को नामजद किया, FIR कराने की कोशिश की। अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि भाई मुझ पर हमला हुआ है, मेरा हक है कि मैं किसको FIR में नामजद करता हूं, और वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से। आप क्या समझते हैं, कैसे सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? देखें, आपने जो मुझ पे कराची में एक कातराना हमला हुआ था उसका जिक्र किया है, तो जब मैंने तो अपने आप पर हमला होने से पहले ही अपनी जो मैनेजमेंट थी उसको पहले से बताया हुआ था कि मेरे पे हमला होगा, और अगर मुझ पे हमला हुआ तो इसमें फ़लाँ जो है वो उसको ज़िम्मेदार करार दिया जाए। तो लिहाजा जब मेरे पे हमला हो गया, और उसी तरह जैसा कि मैंने अपनी मैनेजमेंट को बताया था कि मैं अगर कराची आया तो मुझ पे हमला हो सकता है, तो मेरे पे हमला हो गया। तो उन्होंने जो मैंने उनको बताया था उसके मुताबिक उन्होंने जिसका नाम मैंने लिया था उसका नाम उन्होंने भी लिया, उसकी तस्वीर भी दिखाई। उसके बाद जब 3-4 दिन के बाद मुझे होश आया तो मेरे पास आगा खान हॉस्पिटल कराची में आला पुलिस अफसरान आए। तो उन्होंने कहा जी कि FIR दर्ज करवानी है। मैंने कहा जी बिल्कुल करें FIR दर्ज, मेरा बयान लिखें। जब मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और मैंने उसमें उस वक्त के जो DG ISI थे जनरल ज़हीर, उनका नाम लिया, तो वो उन्होंने अपनी कापी पेंसिलें छोड़ दी। उन्होंने कहा ज़रा आप सोच लें। मैंने कहा जी मैंने सोच लिया, मैंने तो पहले का बताया हुआ है और मेरे पास तो सबूत मौजूद हैं। इससे बड़ा सबूत क्या है कि मैंने लिख के पहले से दिया हुआ था, और मैंने पहले से मैनेजमेंट को बताया हुआ था कि मुझ पे कराची में अगर मैं आऊँगा तो हमला होगा, क्योंकि इस्लामाबाद में वो कर नहीं सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में फ़ौरन उन पे इल्ज़ाम आ जाएगा। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे जो उस वक्त, उन्होंने एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे और 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट को उसमें शामिल थे। और फिर एक उसकी हेयरिंग जो है वो कराची में हुई, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, 2 हेयरिंग्स इस्लामाबाद में हुई। और जब भी मैं उस 3 मेंबर बेंच के सामने पेश होता था तो कोशिश ये की जाती थी कि मुझे ये कहा जाए कि आप पे हमला जो है वो उन्होंने नहीं करवाया, किसी और ने करवाया, और करते करते फिर उन्होंने कहा आप पे हमला आपके अपने इदारे ने करवा दिया। बहरहाल मैंने उनको सबूत दिए थे, एक पूरी मैंने उनको टाइम लाइन दी थी कि 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा, उस बम लगाने में जो लोग मुलव्वस थे वो कौन थे, फिर ये मेरे पे कातराना हमला हुआ है, उसकी मैंने उनको बाकायदा सबूत दिए कि मैं क्यों इस आदमी को नामजद कर रहा हूँ। और मैंने बार बार उस वक्त के चीफ जस्टिस से कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो वो आए और आपके सामने आके मेरे इल्ज़ाम को गलत साबित कर दें। मेरी इतला के मुताबिक उसके बाद उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन वो उनके सामने पेश ही नहीं हुए। लिहाजा वो फिर जो जुडिशल कमीशन था जिसने 3 हफ्ते में रिपोर्ट जारी करनी थी, वो 3 हफ्ते भी गुजर गए, 3 महीने भी गुजर गए, अब 9 साल होने को हैं, और दरमियान में कुछ जाली एक फेक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट जारी नहीं हुई। अब फ़र्क क्या है? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने जाके सबूत दिए। इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो एक कॉमन चीज़ है कि मैंने भी एक नॉमिनेट किया ISI के ऑफिशियल को, टॉप ऑफिशियल को, तो मेरी भी FIR दर्ज नहीं हुई, और इमरान खान साहब भी नॉमिनेट कर रहे हैं तो उनकी भी दर्ज नहीं हो रही। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मैंने सबूत दिए थे और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन साहब को बुलाया, वो अब खुद नहीं आए, अपनी जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑफिशियल भेज दिया, और इसलिए वो केस आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो सबूत दें। अगर वाकई वो समझते हैं कि कोई फ़ौज का जो अफसर है वो उसने 2 दफ़ा उनको कत्ल करवाने की कोशिश की है, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी कोई बेस तो होगी ना। जिस तरह मैंने बहुत से सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी थी, मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट को, तो मैं अगर दे सकता हूं तो इमरान खान साहब भी दें। लेकिन अगर इमरान खान साहब के पास एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, चले को गवाह पेश कर दें, अगर गवाह भी नहीं है तो फिर उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सब और इस सारी सूरत हाल में ज़रा खान साहब पहले ये भी कह चुके हैं कि मैं क्योंकि वज़ीर आज़म रहा हूँ, इंटेलिजेंस इदारों में लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट की कि इसकी तहकीकात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, क्योंकि उन्हें भी इमरान खान ने नॉमिनेट किया था। तो क्या चीफ जस्टिस इसकी तहकीकात कर सकते हैं जब इदारा भी कह रहा है कि जी कानूनी कार्रवाई हो बजाय इसके कि इल्ज़ामात हो? देखें शाहजेब साहब, इसमें मेरा एक ख्याल है कि एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी, और इंक्वायरी सिर्फ इमरान खान साहब जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो भी ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब पे
वज़ीराबाद में हमला होगा। मुझे अभी तक याद है कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो है उन्होंने ये बात कही थी कि इमरान खान पे वज़ीराबाद में हमला होगा, और उन्होंने ट्वीट भी की थी। तो उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनसे भी पूछें कि आपको कैसे पता था, किसने आपको बताया था। और इमरान खान साहब जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उसकी भी इंक्वायरी, लेकिन इमरान खान साहब को सबूत भी तो देना चाहिए ना, इसमें वो सबूत भी दे। इसमें एक और भी चीज़ बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ये मुतालबा नहीं कर रहे कि मेरी FIR दर्ज की जाए, वो दरमियान में कोशिश करते रहे हैं कि जिस फ़ौजी अफसर पे इल्ज़ाम लगाया है उस फ़ौजी अफसर के साथ वो अपने कुछ करीबी साथियों के ज़रिए उन्होंने रब्ता किया, उनके साथ मुलाकात की और उनके साथ सुलह करने की कोशिश की। और एक जो कोशिश है वो कातलाना हमले के बाद भी की गई, और उसका भी सबूत जो है वो मौजूद है, उसकी भी एविडेंस मौजूद है कि कातलाना हमले के बाद भी इमरान खान उस फ़ौजी अफसर के साथ मुलाकात और कम्युनिकेशन की कोशिश करते रहे। वो क्यों करते रहे कोशिश? तो इन सब मामलात की इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक फ़र्क भी है कि आप देखें कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो दो जो जज साहबान थे उन्होंने उस वक्त के जो ISI के एक ऑफिशियल थे जनरल फैज़ साहब, उनका नाम लिया। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी एक तकरीर में उनका नाम लिया कि वो मेरे अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं। काजी फ़ायज़ साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में जनरल फैज़ का नाम लिया, तो दोनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया। काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस ज़रा लंबा चला, लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं गई। किसी शहरी ने, किसी वकला की तंजीम ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस नहीं भेजा, शिकायत नहीं की, आज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक हेयरिंग हुई, 40 मिनट में फ़ारग करके उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। तो ज़रा अब आप इसका ज़रा कंपैरिजन करें कि इमरान खान साहब के दौर में जो ISI के अफसरान थे, DGC साहब थे, वो किस तरीके से 40 मिनट के अंदर अंदर एक हाजिर सर्विस जज को फ़ारग करवाते थे, और यहाँ पे 1 साल से इमरान खान साहब और उनके साथी जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं फ़ौजी अफसरान पे, और वो अभी तक इल्ज़ामात हैं। और आज सिर्फ ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके अपना मौक़िफ़ दिया है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि ज़रा ये बताएँ, उनको पूछना चाहिए किसी सहाफ़ी को जो उसका इंटरव्यू करता है उनका, कि बताएं कि आपके दौर में और इस दौर में ये क्या इतना बड़ा फ़र्क है कि आपके दौर में ISI वाले एक हाजिर सर्विस जज को 40 मिनट में फ़ारग करवा देते थे, एक ही हेयरिंग में फ़ारग करवा देते थे। यहाँ पे आपको रोज़ाना अदालतों से ज़मानतें भी मिल रही हैं, आप रोज़ाना फ़ौजी अफसरों पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, और अभी तक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सका। और हामिद मीर साहब, ये हुआ क्या है? क्योंकि जब कुछ साथियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मामला बेहतर करना चाहता हूँ, मैं तो मिलना चाहता हूँ, आगे से कोई बात ना करना चाहे तो क्या करें, मैं तो तैयार हूँ। फिर ये अचानक ये उनकी तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होना, आइंदा अटैक हो सकता है उसकी भी चार्जशीट करना, माजी के हमले की भी करना, क्या कुछ बिगड़ा है अचानक? जब आप कह रहे हैं कि वो तो जिस पर हमले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे भी सुलह करने की दरमियान में कोशिश कर रहे थे, साफियों से मुलाकात में आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। देखें ना, फ़र्क यही है कि इमरान खान साहब ने अपना जो 3.5 साल दौरे हुकूमत है उसमें जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज़ को बहुत करीब से देखा, और जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ जो हैं ये दिन रात सियासत में मुँहमारी करते थे, सियासी मामलात में मुदाखलत करते थे, सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ रहते थे। तो इमरान खान साहब ने यही देखा है कि यार ये मुझे 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे करके दिए, मैं पंजाब में भी इनकी मदद से मैंने हुकूमत बनाई, मैंने मरकज़ में भी इनकी मदद से हुकूमत बनाई। फिर वो इनके साथ दिन रात उनकी मुलाकातें होती थी, वो देखते थे कि ये दिन रात सियासी मामलात में मेरी मदद भी करते हैं और कभी कभी मेरी बात नहीं भी मानते। तो जब वो हुकूमत से निकल गए और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आए, तो इमरान खान साहब का ख्याल था कि जैसे बाजवा साहब थे दिन रात सियासी मुलाकातें करते थे तो ये भी करेंगे, और उन्होंने इनके साथ कोशिश की मुलाकात करने की। इन्होंने जनरल फैसल नसीर के साथ मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जब इनकी मुलाकातें नहीं हुई तो उसके बाद फिर इन्होंने ये 1-2 दफ़ा, आपको याद है, इन्होंने कहा कि देखें जी, जनरल बाजवा ने बिलावल की शिकायत पे कराची का एक सेक्टर कमांडर तब्दील किया था, मैं 1 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ तो ये DGC को तब्दील नहीं किया जा रहा। तो इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि फ़ौज की जो इस वक्त क़यादत है इसके साथ मामलात को बेहतर बनाएं, उस बेहतर बनाने के अलावा मुलाकातें करने की कोशिश की। लेकिन जब फ़ौज ने कहा कि प्लीज़ हमें सियासत में मुलव्वस ना करें और हमें सियासत से
दूर रहने दें, और किसी ने मुलाकात नहीं की तो उसके बाद वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन इसमें कसूर तो पिछली जो फौजी क़यादत है उसका भी है ना, कि वो दिन रात इमरान खान के साथ सियासी मामलात में मुलव्वस थे, उसकी मदद भी कर रहे थे, उसके सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज़ भी कर रहे थे, और इमरान खान उनके साथ ताउन कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कुछ जजेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की उसमें वो पूरी तरह मुलव्वस थे उन फौजी अफसरान के साथ। तो आज की फ़ौजी क़यादत वो काम नहीं कर रही जो माजी में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ करते रहे। तो इसलिए इमरान खान साहब को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि यार ये कैसी फ़ौजी क़यादत है। मैं इनको पैगाम भेजता हूँ, मुलाकात की कोशिश करता हूँ, ये मेरे से मुलाकात ही नहीं करते। तो ये एक मामला है कि वो फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो जब देखते हैं कि ये मेरी बात नहीं मान रहे तो वो फिर इस तरह के बयानात दे के उनके ख़िलाफ़ एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको कुछ सबूत के बगैर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसका फॉल आउट क्या हो सकता है? ज़रा बराह रास्त इल्ज़ाम, फिर बराह रास्त प्रेस रिलीज़, आपको लगता है कि एक दबाव डाल के इमरान खान साहब कामयाब हो सकते हैं, या फिर कोई मंतकी अंजाम तक ये बात पहुँच सकती है? क्या सियासी फॉल आउट क्या हो सकता है सारी सूरत हाल का? शाहज़ेब भाई, अब आप मुझे ग्रे एरिया में ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर ब्लैक एरिया शुरू हो जाएगा। देखिए बात यह है कि मैंने एक कंपैरिजन आपको दिया है कि इमरान खान साहब के दौर में जो फ़ौजी अफसरान हैं वो सियासत में भी मुदाखलत करते थे, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने खुद माना कि बतौर प्राइम मिनिस्टर जब उनको कौमी असम्बली में अपने वोट पूरे करने होते थे तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनकी मदद करती थीं। कौन मदद करता था? जनरल फैज़ साहब मदद करते थे ना। तो इतना ज़्यादा इमरान खान ने ISI को और फ़ौज को सियासत में मुलव्वस किया हुआ था। और फिर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को 40 मिनट में फ़ारिग किया गया। तो अब तो 1 साल गुजर गया है, आपने देखा है कि 1 साल में कोई तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते जेल में रहा हो? नहीं ना रहा। तो फ़र्क आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है, उनकी जो स्ट्रेटजी है प्रेशराइज़ करने की, वो अभी तक कामयाब जा रही है, अभी तक कामयाब जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं जाएगी, और इमरान खान साहब को अब ज़रा आने वाले दिनों में कुछ मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, और एक और बात पर मालूम करेंगे, क्योंकि मुल्क में आला अदलिया से मुताल्लिक मुसलसल एक बहस जारी है। ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात और इसका सियासी और आइनी किरदार मौजूए बहस बना हुआ है। आज भी मुल्क में अदलिया के किरदार और उसके अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने भी बहुत से अहम मौज़ूआत पर दो टोक बात कर दी है, और कहा है कि अगर आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है तो ये हमारी चॉइस नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। मगर सुप्रीम कोर्ट की हर समाअत फैसलों के बजाय दरख्वास्तों, समाअतों और पेचीदगियों में इजाफे का सबब बन रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत की है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में तमाम फरीक़ैन को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत की थी, और अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड भी तलब किया था। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस में हुकूमती इत्तेहाद ने कई बार फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी, और अदालत ने हर बार ये इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। इस हवाले से अदालत से बाहर बहुत सी बातें होती रही हैं। जजेस के दरमियान इख्तलाफात का बार बार जिक्र होता रहा है, और ये बात की जाती रही कि जजेस में इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि इस वजह से ना तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कोई फुल कोर्ट इजलास बुलाया है, और ना ही वो फुल कोर्ट बेंच बनाने को तैयार है, क्योंकि खदशा है कि इख्तलाफात सबके सामने आ जाएंगे, और जिस तरह मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को चलाया जा रहा है वो सब अवाम के सामने आ जाएगा, जिसकी एक झलक पंजाब में इंतखाबात पर बनने वाले 9 रुकनी बेंच का छोटा होते होते 3 रुकनी बेंच बनने में नजर आई। 9 रुकनी बेंच में 4-3 और 3-2 की फैसले की बहस में नजर आई, और आज की समाअत में इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक ने भी अहम रिमार्क दे दिए हैं। अटॉर्नी जनरल से फुल कोर्ट के मामले पर मुकालमा करते हुए जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? यानी खुद 8 रुकनी बेंच में से आज जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या हुकूमत इसलिए फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए? जजेस के दरमियान तकसीम की खबरें आती रही हैं, और बार बार आती रही हैं। सीनियर जजेस को आम केसेस में शामिल नहीं किया जा रहा, फुल कोर्ट से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। अदालत के जजेस के दरमियान अक्सरियती और अक़लियती फैसले पर बहस जारी है, और आज
जस्टिस आयशा मलिक के ये अहम रिमार्क्स भी सामने आ गए हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि क्या हुकूमत फुल कोर्ट इसलिए चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आ जाए। एक तरफ अदालत अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और दूसरी तरफ हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है कि वो दो अमली का मुजाहरा कर रही है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक गुज़िश्ता समात में अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड तलब किया था, जिसके बाद कौमी असम्बली में इसके खिलाफ हुकूमती अरकान ने सख्त तकरीरें की थी। चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट बुलाने का भी मुतालबा हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुतालबा किया गया था कि ना सिर्फ कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना दें बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अदालत का रिकॉर्ड मंगवाएं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में कह दिया है कि कल तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपने दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर राब्ता किया है। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में आकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत तो 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन आपके सामने अदालत से जुड़े मजीद मामला रखते हैं। कल चीफ जस्टिस ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा केसेस पर लबकुशाई की, हुकूमती शिकवों का जवाब भी दिया और नताइज से भी आगाह किया है। कल चीफ जस्टिस ने खिताब के दौरान कहा कि अगर आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है तो ये हमारी चॉइस नहीं बल्कि ये कहना हमारा फर्ज है, 90 दिन में इलेक्शन हो। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan and not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. इसके अलावा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने खिताब के दौरान मजीद कहा कि ये बात ज़्यादा अहम हो जाती है कि जब हमारी 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर नजरसानी अपील ही नहीं की गई, जिसका मतलब यह है कि फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं। That becomes even more important when those judgments are not appealed or no review is filed. Then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens. सब पर बात करेंगे। हमारे साथ वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, जाहिर है अदालत में बहुत कुछ हुआ है, मगर उससे पहले ISPR ने रिस्पॉन्ड किया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात के हवाले से। उससे पहले इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया एक हाजी सर्विस जज पर कि मुझ पर जो हमला हुआ उसमें मुलविस थे, आइंदा जो होगा उस पर भी मुलविस हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिया और अब ISPR का प्रेस रिलीज आ गया। तहरीक इंसाफ उसके जवाब में कह रही है भाई आप कानून से बालातर थोड़ी है, शफाफ तहकीकात हो। अब वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लिखा था तहकीकात हो, मगर वो भी नहीं हो सकी। एक तहकीकात तो डिज़र्व करते हैं इमरान खान साहब अगर उन पर हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हुए हैं, या फिर वाकई जो वो कह रहे हैं कि बालातर हैं इदारे तहकीकात से। शाहज़ेब साहब, मेरे लिए जो तकलीफ़ चीज़ है वो इमरान खान साहब ख़ुद हुकूमत में रहे हैं। उन्होंने 4.25 साल बड़ी ज़ोरदार और धमाका खेज़ किस्म की हुकूमत की है, कोई कसर उठा नहीं रखी उन्होंने अपने मुखालफीन को भी दीवार के साथ लगाया, बल्कि मैं कहूँगा अब दीवारों में चुनवा के रखा, पाबंद सलासल किया, सारा कुछ उन्होंने किया। उन्हें मालूम है कि हुकूमत की ताकत और माइट क्या होती है। पंजाब में अगर हुकूमत होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातों की तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। मैंने 30 साल फ़ौजदारी वकालत की है, पुलिस ऑर्डर सारा पढ़ा, पुलिस रूल्स पढ़े हैं, तफ्तीश के मराहल से आगाह हूँ। जितना मर्ज़ी एक्सटर्नल प्रेशर हो इधर उधर से, मान लिया एजेंसीज़ बड़ी हमारे यहाँ ताकतवर हैं और बड़ी मजबूत है, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, लेकिन भाई पंजाब की हुकूमत आपके पास थी। पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर, मुझे इस हद तक पता है कि पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर ने चौधरी परवेज़ इलाही ने जो ये बातें टीवी प्रोग्राम्स में भी हुई और मुझे 1-2 मिलने वालों ने कहा कि उन्होंने खान साहब को ओपन चॉइस दी थी कि जो तफ्तीशी अफसरान आप कहेंगे मैं उनका तबादला कर देता हूँ, जिस तरह के आप पैनल और JIT चाहते हैं वो भी बना देता हूँ।
तो देखिए, वो सारा कुछ होने के बावजूद अगर उन्हें यकीन है कि वो तफ्तीश नहीं करवा सके या तफ्तीश नहीं हुई, तो ये फिर उनकी नाअहली है, उन्हें फिर गवर्नमेंट करने का कोई हक नहीं था। अब रही बात इल्ज़ाम तराशी की, तो ये हकीकत है कि आप जब कौमी इदारों पे, इवन सियासतदानों पे भी हम पहले दिन से ये बात करते हैं कि आप जब सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं और आपके पास सबूत नहीं होते, शाहज़ेब साहब अगर तो वो हमला आवर उस हमले के नतीजे में जो रिएक्शन में फायरिंग हुई थी, वो एक रागीर बेचारा चल बसा, उसकी बजाय अगर वो हमला आवर मारा जाता तो ये बड़ी क़यामत बरपा होती और बहुत सवालिया निशान उठते। वो जीता जागता मौजूद है, उसको पुलिस ने भी इंटेरोगेट किया, उसको एक इन्होंने GIT बनाई थी, उसने भी इंटेरोगेट किया, वो सारी तहकीकात हुई उससे। ये मुमकिन है कि इस मॉडर्न दौर में, जबकि इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो सुपरसोनिक है, मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो अब तक वो बाहर ना निकल आई होती, वो तो लोगों की ज़ुबानों पे ना होती। उसके बावजूद है हमारे, उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब मुतमईन नहीं हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चीफ जस्टिस को लिख चुके हैं कि भाई आप इन इल्ज़ामात की तहकीकात कराइए, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी और राना सनाउल्लाह साहब पर भी साथ इल्ज़ाम लगाया था, तो क्या बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब कुछ तहकीकात करें, ऐसी तहकीकात हो, क्योंकि वो कह रहे थे तहकीकात करके हमें बताएं, बजाय इसके कि इमरान खान के इल्ज़ामात का ISPR प्रेस रिलीज़ के जरिए जवाब दे रहा हो। तो कोई तहकीकात का कोई और फोरम हो जिस पर शफाफ तहकीकात हो और वो भी मान लें। शाहज़ेब साहब, मैं तो कानून पढ़ता हूँ और मैं कानून की बात करूँगा, मुझे शायद सियासत का रंग चढ़ते हुए कुछ टाइम लगेगा। हमारे कानून में जो क्रिमिनल ऑफेंस है और ख़ास तौर पे जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, कत्ल है, कातलाना हमला है, ये एक केस है जिसमें एक बंदे की जान भी गई है, उसकी तहकीकात का एक ही ज़रिया है और वो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दूसरा ज़रिया है उसका कि आप प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर दें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी और वो इन दिनों में नहीं थी, उसके बाद वो तकरीबन 3 माह या 4 माह वो हुकूमत, या जितना भी टाइम था वो 2 माह 2.5 माह कायम रही वो हुकूमत, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। तो देखिए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। उसके बावजूद अगर उन्हें तहकीकात पे या इन्वेस्टिगेशन पे, अदालतें जो हैं वो तफ्तीशी अफसरान तो नहीं है ना ही तफ्तीश उनका दायरा इख्तियार है। हमारे आइन ने जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की स्कीम दी है, उसमें कानून साजी का काम मुकर्रना के पास है, इंसाफ फराहम करने का काम अदलिया के पास है, और दीगर जो सारे अमूर हैं इंतज़ामी नौइयत के, जिनमें पुलिस तफ्तीश और पुलिसिंग का निज़ाम है, वो इंतज़ामिया के ज़ेर असर है। इंतज़ामिया उस वक्त इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में, उनके 95% अरकान ने 5% वोट रखने वाले पार्टी को चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जिन्होंने फिर साबित किया बाद में उन्होंने अपनी पार्टी जम कर दी तहरीक इंसाफ में। तो ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। अदालतों का काम फौजदारी मुकदमात की तहकीक और तफ्तीश करना नहीं। 2 मौके पे ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हुई हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस में UN को चिट्ठी लिखी गई और फिर उन्होंने आके अपनी एक तहकीकाती टीम भेजी, उन्होंने वो की, लेकिन आपको मालूम होगा कि जो जुडिशल इंक्वायरी, मगर फिर इस तरीके से तो डॉक्टर साहब इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा और वो आइंदा के लिए भी कह रहे हैं, तो हुकूमत क्या करेगी कि एक तो उनको आइंदा सिक्योरिटी दी जाए, ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुल्क के मकबूल लीडर हैं, एक तो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, ऊपर से उनके इत्मीनान के लिए, क्योंकि बहरहाल हमला तो उन पर हुआ है, उनका इत्मीनान नहीं है कि ट्रांसपेरेंट तहकीकात हुई है, और जिन्होंने पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर आइंदा के लिए भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आइंदा भी उन पर वो हमला करा सकते हैं। शाहज़ेब साहब, सिक्योरिटी का तो मेरे ख्याल में वो जितना खुद अपना ख्याल रख रहे हैं, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी तो फिर अल्लाह ताला की उन्हें अमान चाहिए और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। वो कौमी रहनुमा हैं, एक सियासी जमात के सदर हैं, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का ये हक़ है कि रियासत भी उन्हें सिक्योरिटी फ़राहम करे और उनके लिए माहौल ऐसा हो कि उन्हें ये एहसास हो कि उनकी जो आज़ादी है उस पर कोई कदगन नहीं और उनकी जान जो है उसको बेजा ख़तरात नहीं हैं। वो तो वो ख़ुद भी बहुत ध्यान कर रहे हैं, और 2 बल्कि हुकूमतें जो हैं वो आपको मालूम है माजी में उनको वहाँ से भी सिक्योरिटी मिलती थी, अभी भी GB के जो काफ़ी सारे दस्ते हैं उनके साथ हैं। जहाँ तक आपने कहा ना कि ये सिलसिला बंद कब होगा, तो बात ये है कि आज भी उनके पास चॉइस है। अगर वो कोई ऐसी तहकीकाती टीम जो है जिस पे उन्हें यकीन है, वो चाहते हैं तो वो अदालत से भी रुजू कर सकते हैं, वो ख़ुद रुजू कर लें अदालत से।
लेकिन मैं फिर वहीं पे कहूँगा, मैं मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहता। मैं कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे ये बात करता हूँ। कानून पढ़ा है, उस पर प्रैक्टिस भी की है, और मेरा जो फील्ड था वो क्रिमिनल साइड लिटिगेशन में मैं रहा हूँ। कानून में जो एक ही तरीका है वो पुलिस की तफ्तीश है। और मैं फिर दोहराऊँगा, सॉरी अगर मैं रिपीट ज़्यादा कर रहा हूँ, कि हुकूमत इनकी थी, ऑफिसर्स की चॉइस इनकी थी अपॉइंट करने की, और उन्होंने तहकीकात हुई इस मामले की। मैं कहता हूं कि अगर शायबा भी होता ना कि ये बड़े लोग उसमें मुलव्वस हैं, और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो नाम ये लेते हैं अफसरान के, उनका कोई अमल दखल होता तो अब तक ये बात ज़ुबान ज़द आम होती। ये आजकल ये इंफॉर्मेशन रुकती नहीं है। मुझे सब है खान साहब को खुद भी इसको रीथिंक करना चाहिए इस सारी थ्योरी को। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हुए, चीफ जस्टिस साहब ने तकरीर की, आपने सुनी होगी, फिर आज की समाअत भी हुई। एक अहम बात है जो जुम्मे की समाअत में भी और फिर हफ्ते की तकरीर में भी चीफ जस्टिस साहब ने दोहराई है, और वो ये है कि अपील दायर नहीं की गई या कोई नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं की गई, जिसका मतलब यह है कि किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई नज़रसानी होगी तो इसे सुना जाएगा। यानी उस वक्त भी था कि आप नज़रसानी कर दें, अब भी आप नहीं कर रहे हैं। अब ज़ाहिर आपकी पोजीशन है कि हम तो मानते नहीं 3-2 का है, 4-3 का, नज़रसानी की ज़रूरत नहीं है, आपकी पहले दिन से पोजीशन है, तो आप नहीं करेंगे। तो सूरत में चीफ जस्टिस ने आगे ये कहा है कि अगर आइन 90 दिन में इंतखाबात की बात करता है तो ये हमारा फ़र्ज़ है ये कहना कि 90 दिन में इलेक्शन हो। ये हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, बजाय इसके कि हम कोई वजह ढूंढें कि ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए। शाहजेब साहब, बड़े अदब से, अदालत ज़ाहिर है बड़ी मोहतरम है और एहतराम की जगह है, और हम सबको आइन और कानून पाबंद करता है कि हम अपने आइनी इदारों की इज़्ज़त करें, वो चाहे अदालत है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे दीगर आइनी इदारे हैं। मेरी सिर्फ ये इस्तदा है कि 90 रोज़ के इंतखाबात तो खैबर पख्तूनख्वा में भी होने हैं। यही आइन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी पाबंद करता है कि अदालत फ़ैसला जारी करती और खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख दी जाती कि इलेक्शंस होंगे। क्या वजह है कि आइन पाकिस्तान जो है उसका एक हिस्सा पंजाब में इलेक्शंस के लिए तो बहुत ज़्यादा एम्फसिस देता है, और दूसरे सूबे में जिसकी असम्बली उन्हीं हालात में बिल्कुल उसी पार्टी लीडर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर 48 घंटे के फ़र्क से तहलील हुई, वहाँ पे इंतखाबात का हुक्म क्यों नहीं है। अब रही बात रिव्यू की, तो पार्लिमान मेरी नज़र में एक सुप्रीम अदारा है और हुकूमत तख्लीक है पार्लिमान की। पार्लिमान ने वज़ीर आज़म को मुंतखब किया, लीडर ऑफ हाउस बनाया, और फिर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया कि वो वफाकी हुकूमत की तश्कील करे। उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, जो कि आइन में दर्ज है, वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना बनाई और जो अमूरे हुकूमत हैं वो अंजाम दे रहे हैं। पार्लिमान कहती है कि ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो 4 जजेस की अक्सरियत ने लिखा है, और हम अक़लीती फ़ैसला जो 3 जज साहिबान का है उसको नहीं मानते। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि आइन और कानून में अना और ज़िद नहीं होती। आइन और कानून बड़े सीधे हैं, उसमें जो चीज़ लिखी है उसको करें। इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने फ़ैसलों में लिख दिया कि हमने ये जो पटिशन्स हैं ये 4 लोगों ने खारिज कर दी, और उन्होंने कुछ बैकग्राउंड भी दी कि जो कुछ एंटी रूम में कहा गया, इस पे ज़िद वाली बात कोई नहीं थी। आज भी इन सारे मसाइल का हल और इन क्राइसिस का हल एक ही है कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ये मामला जो है ये रख दें फुल कोर्ट के सामने। वो एक दफ़ा ये सारे फ़ैसले 4-3 वाला, 3-2 वाला, कौन सा फैसला साहिब है कौन सा नहीं है, वो देख के जो हुक्म जारी करेंगे, किसी के पास आज फुल कोर्ट के मामले पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? क्या आप ये चाहते हैं कि जो आपस के इख्तलाफात हैं वो सामने आ जाएं, इसलिए आप फुल कोर्ट के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसी। मेरा ख्याल है ये सब सपोजिशंस होती हैं। वो बड़ी मोहतरम जज साहिबा हैं और हमने तो बड़ी दुआएं करके उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था कि हमारे बेंच पे एक खातून जज होनी चाहिए, और वो बड़ी काबिल जज हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जब बात फुल कोर्ट की होती है तो कम से कम एक चीज़ रूल आउट हो जाती है, और वो किसी किस्म की ये तवक्को है कि फ़ैसला इस तरह नहीं इस तरह होगा। जब आइन में आप देखें ज़रा आइन पाकिस्तान पढ़े, जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल है वहाँ पे वर्ड सुप्रीम कोर्ट यूज़ हुआ है।
वो आर्टिकल 175 हो, वो आर्टिकल 184 हो, वो आर्टिकल 185 हो, वो आर्टिकल 199 है, वो आर्टिकल 189 है जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो लाजिम हैं एग्जेक्टिव और बाकी अथॉरिटीज़ पे वो माने। रिव्यू की पावर्स 188 है, वो सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ की गई हैं। कहीं पे किसी जज का या किसी मनसब का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि आइन लिखने वालों ने, आइन बनाने वालों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ये इख्तियारात हैं। तो जब इतना एक अहम सियासी मुकदमा है जिसकी कि आइनी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और पूरा मुल्क जो है उसकी तरफ नज़रें लगा के देख रहा है कि अगर मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो एक वक्त पे नहीं होते और एक सूबे में सेग्रीगेटेड इलेक्शंस कराए जाते हैं, जिस सूबे में कौमी असम्बली की नशिस्तों का तनासुब 53% मगर यानी कि तर साहब आप ये कह रहे हैं रिव्यू में तो हुकूमत नहीं जाएगी। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने बार बार इसरार किया, अब तो टाइम भी ज़्यादा हो गया, मगर रिव्यू का कोई नहीं सोच रहे हैं आप। यानी कि आपकी नज़र में वो फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि अदालत कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है जिसमें कंटेम्प्ट का नोटिस भी हो सकता है। आप कह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए रिव्यू का सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए नहीं कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पार्लियामान जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमती मामलात के हवाले से तख्लीक करने वाली अथॉरिटी है हुकूमत को, जिसने हुकूमत ये बनाई है, जिसके पास इख्तियार है कि वो कल वज़ीर आज़म को घर भेज दे, पार्लियामान के पास ये इख्तियार है ना। पार्लियामान ने अपनी इज्तमाई सोच में, कलेक्टिव विजडम में ये एग्ज़ामिन करने के बाद कह दिया कि ये जो फ़ैसला है ये 4 की अक्सरीती फ़ैसले को हम मानते हैं और बात भी ये दुरुस्त है। मगर पार्लियामान ने तो ये भी फैसला किया था ना कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उस हवाले से एक कानून साजी की थी जिसको कानून अमल में आने से पहले अदालत ने मुअत्तल किया और अब तक है, और अब 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। यानी मौजूदा चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो तकरीबन 3.5 महीने का बाकी रह जाएगा जब अगली समाअत हो रही होगी। तो आपका वो पर्पस तो अचीव नहीं हुआ, हालांकि आपने कह दिया कि कानून आ गया है, कानून अमल में आ गया है, मगर वो मुअत्तल है। शाहज़ेब साहब देखिए, कवानीन बनते हैं पोस्टेरिटी के लिए, तो किसी एक शख्सियत के लिए या किसी एक मौके के लिए नहीं बनते। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि ऐसी कानून साजी जिसके बाबत मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस दहाइयों से ये मुतालबा कर रही थी और लिटिगेंट फ्रेंडली कानून है, अगर उसको इस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से 2 दफ़ा जो मेजर कवानीन जिन पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात आए, NRO के कानून के लिए भी फुल कोर्ट बैठी थी, 17 जज साहबान बैठे थे, और जो फ़ौजी अदालतें कायम की गई थी पेशावर के वाक़े के बाद, हालांकि कंसेंसस था पार्लियामान में, कोई एक डिसेंटिंग वोट सिर्फ आया था, बाकी सब ने ये वोट दिया था। तो देखिए उन मामलात में भी फुल कोर्ट सी बैठी थी, तो कोई हर्ज नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात के बारे में, और चीफ जस्टिस साहब फॉर ऑल द मोर रीज़न मुझे बड़े मोहतरम हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनके लिए बहुत इज़्ज़त है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था और अभी भी मेरे ख्याल में मुनासिब समझें तो ये ऐसा मामला है जिस पे वो तमाम जज साहिबान की इज्तमाई राय लें, और वजह ये है कि अगर वो नहीं करना ये तो फिर ऐसे जज साहिबान का बेंच बनाए जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस नहीं बनना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएंगे और ख़ुद भी उससे अलग हों, वो लोग जो कि फ्यूचर में चीफ जस्टिस साहिबान आना चाहते हैं वो भी अलग हों, और जो बाकी जज साहिबान हैं मेरे ख्याल में वो 7 या 8 लोग हैं, वो बैठ के सुन ले। इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इदारे पे, इदारे की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा होगा। ये कोई अना की और कोई इज़्ज़त की लड़ाई नहीं है। बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत मुसलसल कई माह से दावा कर रही है कि IMF के 90 जायजे के तहत पाकिस्तान ने तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं और अब IMF 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को दे देगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 माह से भी कम का अरसा रह गया है, और इस अरसे में IMF का 9वां, 10वां और 11वां जायज़ा हुकूमत को मुकम्मल करना है। IMF को मुतमईन करते हुए कर्ज की आखिरी किस्त हासिल करनी है और साथ ही 30 जून से पहले बजट भी पेश करना है। लेकिन IMF और हुकूमत के दरमियान एतमाद का फुकदान इस हद तक बढ़ चुका है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद होता नजर नहीं आ रहा है। 14 अप्रैल को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐलान किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने IMF को पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर कर्ज देने की यकीन दहानी करवा दी है, जबकि अप्रैल ही में सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर कर्ज की यकीन दहानी की भी तस्दीक की गई थी। और शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF का कहना है
कि मुतल्लिका फाइनेंसिंग मिल जाने और मुआहिदा तय हो जाने के बाद मौजूदा IMF प्रोग्राम का नवा रिव्यू मुकम्मल होगा। IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर के मुताबिक IMF पाकिस्तानी हुकाम के साथ नवे जायजे की तकमील के लिए काम जारी रखेगा जब तक मतलूबा फाइनेंसिंग नहीं मिल जाती और मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दे दी जाती। इस हवाले से जब जंग और द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर ने IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से पूछा कि इतने कम वक्त में अब बकिया 3 जायज़ों की तरतीबवार मंजूरी कैसे होगी और क्या इस प्रोग्राम को 30 जून से आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस पर नेथन पोर्टर ने मेहताब हैदर को जवाब दिया कि एक मरतबा ज़रूरी फाइनेंसिंग आ जाए और इस हवाले से मुआहिदा तय हो जाए तो हम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर नवे जायजे को नतीजे पर पहुंचाने का काम जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि IMF आने वाले अरसे में पॉलिसियों के निफाज के लिए हुक्काम की कोशिशों को सपोर्ट करता है और उसमें अगले साल के बजट की तैयारी भी है जो जून खत्म होने से पहले कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। यानी हुकूमत जो गुज़िश्ता 5 माह से नवे जायजे के तहत तमाम पेश की शराइत मुकम्मल होने का दावा कर रही थी, IMF ने उन तमाम दावों की नफी करते हुए हुकूमत को मजीद यकीन दहानी कराने का कह दिया है। हुकूमत तवक्को कर रही थी कि एक दफ़ा IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए और 1.1 अरब डॉलर्स मिल जाएं तो दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को मुतल्लिका कर्जा दे देंगे, बैनुल-अक़वामी इदारे भी कर्जा दे देंगे। यहाँ तक कि गुज़िश्ता जुमेरात को वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने द न्यूज़ में एक कॉलम लिखा था जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत के किए गए रिफॉर्म्स और कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान ने पहले ही IMF के नवे रिव्यू के लिए तमाम पेश की शराइत मुकम्मल कर ली हैं। तवक्को की जाती है कि स्टाफ लेवल मुआहिदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे जिसके बाद ये नवा रिव्यू IMF बोर्ड की जानिब से मंजूर किया जाएगा। मगर इस सब में हुकूमत की तरफ से दिए गए बयानात ने भी मामला ख़राब कर दिया है कि हुकूमत IMF की शराइत के मुताबिक बजट देगी या फिर एक इलेक्शन बजट देगी। 1 मई को नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत की कि वो अवाम को रिलीफ दें, जबकि गुज़िश्ता माह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि हालात बेहतर होंगे जब IMF के साथ मामला तय होंगे और बजट में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। और अब IMF अगला बजट देखकर ही आगे बढ़ेगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 17 मई के इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं है। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होने पर आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी नहीं होगी, जबकि IMF से मामला तय ना होने पर बजट साजी का अमल भी मुतासर होने का खदशा है। IMF दोस्त ममालिक की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने मजीद 1 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम दिया, वो भी नाकाफ़ी है। यानी हुकूमत के दावे एक तरफ, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।